दोस्तों, आज हम सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में भी जानते हैं। पर आप सब जानते हैं वर्ल्ड वार ने सबसे ज़्यादा विनाशक मोड़ कब लिया? वर्ल्ड वार में जितने भी देश सहभागी लिए थे सबका सैन्य बल घट रहा था। तब कई सारे देशों ने साइंटिस्ट को वर्ल्ड वार में सहभागी लेने के लिए आमंत्रण किया, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बेशक जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था, पर यह भी सच है कि सिर्फ एक साइंटिस्ट के दम पर जर्मनी ने विरोधी देश सबको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। आज हम जिस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे उसे द फादर ऑफ केमिकल वेयरफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध का पिता भी कहा जाता है। इस साइंटिस्ट का एक कोट है, ड्यूरिंग द पीस टाइम साइंटिस्ट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड बट ड्यूरिंग द वार टाइम साइंटिस्ट बिलोंग टू हिज नेशन। अगर मैं इसे हिंदी में अनुवाद करूँ तो जब विश्व शांति होता है तो एक साइंटिस्ट पूरा दुनिया का होता है, पर कोई जब युद्ध चल रहा होता है तब साइंटिस्ट अपने देश अपने राष्ट्र का होता है। मुझे नहीं पता है कि ये कोट सही है कि गलत है, पर मैं इतना जानता हूँ कि कभी भी एक साइंटिस्ट को युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इस साइंटिस्ट का नेगेटिव साइड दिखाऊंगा, इस साइंटिस्ट का काफ़ी सारा पॉजिटिव साइड भी है। जैसे कि खेती के लिए सबसे ज़रूरी खाद्य सामग्री होता है, उसका बनाने का विधि सबसे सहज और सजीला बनाया। आज उसी विधि से पूरा दुनिया में खेती किया जाता है और उसी फर्टिलाइज़र का यूज करके और पूरा दुनिया का भूख मिटाता है। साइंटिस्ट के बारे में जानने से पहले अगर आप अब तक हमारा चैनल एस्ट्रोफिलिक जॉन को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को आइकन को दबा दो। हम जिस साइंटिस्ट के बारे में आज बात कर रहे हैं उसका नाम फ्रिज हेबर है। आप सब शायद फ्रिज हेबर का नाम नहीं सुना होगा, पर आप सब हेबर प्रोसेस ऑफ एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग का बारे में ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। आज हम यही हेबर के बारे में चर्चा करेंगे। हेबर का जन्म 9 दिसंबर 1868 ब्रेसले जर्मनी में एक अवधी परिवार में हुआ था। अब वो पोलैंड में। उनका पिता का नाम सेंगफ्रेड और माता का नाम पोल हेबर है। हेबर का जन्म के 3 हफ्ते बाद उनका माता का निधन हो गया और उनके माता के निधन के बाद हेडविग हेबर के साथ उनका पिता का शादी हुआ। वैसे तो फ्रिज का अपने पिता के साथ काफ़ी खराब संबंध थे, पर उनकी माता जो सतीली माता था उसका साथ उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। फ्रिज हेबर ने अपनी शुरुआती शिक्षा जोनियम स्कूल से की, जो अवधियों के लिए था। जब फ्रिज 11 वर्ष के हुए तो उसे सेंट एलिजाबेथ स्कूल में भर्ना किया गया। फ्रिज पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, पर उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लगने लगा। उन्होंने 1888 में सेंट एलिजाबेथ स्कूल से पास किया। उसी वर्ष फ्रिज पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, पर उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लगने लगा। उन्होंने 1888 में सेंट एलिजाबेथ स्कूल से पास किया। उसी वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में केमिस्ट्री। फ्रिज ने अपनी अध्ययन के दौरान काफ़ी सारी लेक्चर अटेंड की थी, जैसे कि सर कैरल लैम्बर्ग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और सर ओटो विट जो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी ऑफ डाइज के प्रोफेसर थे का लेक्चर उनका फेवरेट लेक्चर था। 1891 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री पाया और डिग्री पाने के बाद फ्रिज अपने फैमिली बिजनेस में काम करने लगे। आइए अब हम सब जानते हैं हेबर को क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये समय है 1894 से लेकर 1911 के बीच में। उस समय फ्रिज यूनिवर्सिटी में अपने असिस्टेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उसने एमोनिया बनाने के लिए सबसे सजीला और सस्ता विधि का प्रयोग किया, जिसे आज हम सब हेबर प्रोसेस ऑफ एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के यूज करके हेबर ने एमोनिया का उत्पादन किया। इसी प्रोसेस से आज इंडस्ट्रियल एमोनिया का उत्पादन भी किया जाता है। फर्टिलाइज़र के रूप में एमोनिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा। ये प्रोसेस पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस बना। इस तरीक़ा से पूरा दुनिया में फर्टिलाइज़र का समस्या सॉल्व हो गया। इसीलिए 1918 को फ्रिज हेबर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। हेबर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में ज्वाइन किया। इस दौरान हेबर ने काफ़ी मात्रा में पॉइजनस गैस जैसे कि क्लोरीन आदि का प्रयोग युद्ध में किया। हेबर ने अपनी सेना के लिए फिल्टर एडवांस मार्क्स का निर्माण भी किया। हेबर के ज्वाइन करने के बाद जर्मनी ने काफ़ी युद्ध जीता। इसी दौरान हेबर को हेड ऑफ मिलिट्री का पद भी मिला। इस कारण से फ्रिज हेबर को रासायनिक युद्ध का पिता भी माना जाता है। कई सारे साइंटिस्ट उस समय हेबर का विरोध किया, जैसे कि सर आइंस्टाइन ने भी हेबर का उस समय काफ़ी विरोध किया और आज के एडवांस साइंटिस्ट भी हेबर का इस डिसीजन से काफ़ी नाराज़ था।
1933 में फ्रिज हेबर ने अपनी देश छोड़कर जर्मनी जाना पड़ा क्योंकि फ्रिज एक अवधि था और इसी दौरान हार्ट अटैक से उसका मृत्यु हो गया। हे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल स्टोप्लिक जॉन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।